हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका अपने चैनल मैथ्स पैराडॉक्स बाय एनवी पे। मैं हूं आपका फ्रेंड एंड टीचर नितिन। देखिए बच्चों, आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज सेट्स। ठीक है, सेट्स जो क्लास 11th में है एनसीईआरटी, जो मतलब क्लास 11th में है सीबीएसई में, सॉरी, और जूनियर क्लासेस में आई थिंक एचसीएससी में 6th या 7th में भी दे रखा है। तो आज हम बात करते हैं सेट्स की। सेट्स होते क्या है? तो देखिए, सबसे पहले बात करता हूं सेट्स को डिफाइन करने की। तो सेट्स, अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज सेट्स, तो सेट्स बेसिकली होते क्या है? कलेक्शन होता है। ये क्या होता है? कलेक्शन होता है। तो कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, राइट, इसको हम कहते हैं सेट्स। क्या कहते हैं? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड। अब देखिए, जो वेल डिफाइंड है इसमें अपने आप में कुछ ना कुछ छुपा हुआ है। अब आप कहेंगे क्या छिपा हुआ है? देखिए, कलेक्शन हर चीज का नहीं हो सकता। पहली बात तो आप ये समझिए, जैसे मैं आपसे बात करूं कि मैंने आपसे कहा कि भाई आपकी क्लासेस में कितने इंटेलिजेंट बच्चे हैं, तो क्या आप इसको एक सेट, मतलब इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे? आप कह पाएंगे हाँ जी, ये जो है बच्चा ये वाला मोर देन 70% आ रहा है, मोर देन 80% आ रहा है, बट क्या उसका कोई क्राइटेरिया है? नहीं। देखिए, मैंने ये तो डिफाइन करा नहीं कि जो सेट्स होता है वो बेसिकली, जो अगर आपके स्टूडेंट्स की बात करूं तो कितने परसेंटेज से ऊपर वाले बच्चों को मैंने इंटेलिजेंट कहा है, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। तो ये हुआ जो एक वेल डिफाइंड नहीं है। मैं ये कहता कि भाई आप रिवर्स ऑफ इंडिया को करिए, मैं कहता बिल्कुल दिस इज अ सेट। कलेक्शन ऑफ सेट्स है, रिवर ऑफ इंडिया कुछ पर्टिकुलर होंगी, आप उनको डिफाइन कर सकते हैं। अभी हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। मैं कहूं कि सेट ऑफ वॉवल्स, बिल्कुल आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। सेट ऑफ कॉन्सोनेंट्स, बिल्कुल आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। बट जो वो इंटेलिजेंट वाला पार्ट था, तो इसका कोई सॉरी, इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है। तो क्योंकि मैंने कोई, भाई आप किस पर्पस से नापेंगे? बस मैं ये कह दूंगा किसी के 90% है तो वो एक इंटेलिजेंट बच्चा है, मैं तो नहीं मानता। हो सकता है 70% वाला हो, कुछ आईक्यू की भी बात होती है। आप जानते हैं जितने भी आईएएस पीसीएस ज्यादातर बन रहे हैं वो लेस देन 70% वाले ही हैं, तो वो डीएम तक बन गए। काफी हैं, ऐसा सब नहीं है, बट काफी हैं ऐसा। 50-60 वाले जो हैं वो बहुत सारे अच्छे बच्चे जो हैं वो डीएम तक पहुंच गए। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये जो डीएम बन रहे हैं ये एक मतलब इंटेलिजेंट नहीं होंगे? ऐसा तो नहीं है। तो मैं इंटेलिजेंट बॉयज के लिए कोई क्राइटेरिया है, गर्ल्स के लिए, गर्ल्स बुरा ना माने, मैंने बात कर ली है, गर्ल्स भी इंटेलिजेंट होती हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो वो एक फैक्टर है। तो इंटेलिजेंट बॉयज एंड गर्ल्स का मैंने कोई क्राइटेरिया सेट नहीं किया, तो ये एक वेल डिफाइंड नहीं है। तो जो सेट्स है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, तो इसको, ये कलेक्शन का मतलब आप समझ गए। जैसे कि मैंने बात करी, 5 चीजें दे दी मैंने आपको, ए, ई, आई, ओ और यू, राइट। अब मैंने इसको कहा कि भाई ये एक, सपोज करो मैंने एक बॉक्स में बना दी है ये, और ये मैंने इस बॉक्स को नाम दे दिया वॉवल्स। भाई वॉवल्स हैं ये आप जानते हैं, तो एक कलेक्शन बना दिया मैंने इनका, और उस कलेक्शन का नाम दे दिया वॉवल, राइट। अब इसको आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा कलेक्शन ऑफ सेट्स क्या होता है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। अब इसी की मैं बात करूं तो इसको लिखेंगे कैसे? देखिए, सेट्स का जो जनरली नोटेशन होता है वो कुछ कर्ली ब्रैकेट्स में दिखाया गया है, राइट। इसका जो सिंबल होता है जब भी आप किसी भी सेट को डिफाइन करते हैं, देखिए कुछ पर्टिकुलर चीजें हैं इसमें, कुछ पर्टिकुलर सिंबल्स दिए हुए हैं जो किसी चीज के लिए फिक्स यूज होते हैं, बट फिर भी आप कुछ और भी यूज कर सकते हैं। जैसे सपोज करिए ABCD में कुछ भी यूज कर सकता हूं, बट दैट शुड बी इन कैपिटल लेटर, ठीक है, वो कैपिटल लेटर में होना चाहिए। जैसे मैंने A की बात करी, जैसे सपोज करो ये है A, तो मैंने इस A को मैंने डिफाइन कर दिया कि ये सेट ऑफ वॉवल है, ठीक है, ये A जो है सेट्स ऑफ वॉवल, राइट। तो आप इस कैपिटल लेटर को, मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता था छोटा a की सेट ऑफ वॉवल्स, नहीं, वो गलत हो जाएगा। ये जो सिंबल है दैट शुड बी कैपिटल, राइट। और कुछ, जब आपने कहा कि सर आपने कहा कि कुछ फिक्स नोटेशन होते हैं, डस्टर थोड़ा सा दूर रखा है, तो उसके लिए आप कुछ बताएं। ठीक है, मैं बता देता हूं। देखिए
जैसे कि एनसीईआरटी में कैपिटल एन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यानी कि जितने भी नेचुरल नंबर्स होंगे 1 2 3 4 वाले वो सारे के सारे कैपिटल एन से डिनोट करे हुए हैं। क्यू की बात करूं तो सेट ऑफ रेशनल नंबर यानी p अपॉन क्यू की फॉर्म में आप लिख सकते हैं, तो उसके लिए एक वेल डिफाइंड एक नोटेशन दिया हुआ है दैट इज कैपिटल Q। I की बात करें तो सेट ऑफ इंटीजर्स, I प्लस की बात करूं, देखना इस बात को समझना कि व्हाट इज दिस I प्लस ये क्या है, ये सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स है। देखिए इस पॉजिटिव इंटीजर की बात क्या होगी कि इसमें जो भी कलेक्शन होगा वो सारे पॉजिटिव होंगे। I प्लस उसने लिखा है, बट अगर यहाँ I माइनस उसने लिखा है सेट ऑफ इंटीजर्स, आप जानते हैं कि इंटीजर्स नेगेटिव भी हो सकते हैं, दे में बी नेगेटिव, जीरो एंड पॉजिटिव एज वेल, तो यहाँ पर सभी चीजों का कलेक्शन हो सकता है। बट जब उसने मेरे से कहा है I प्लस तो इसका मतलब वो सेट ऑफ पॉजिटिव ही है, यानी 2 4 3 मतलब 1 2 3 वाले जितने भी पॉजिटिव वाले हैं सभी आप ले सकते हैं। R की बात कर रहा है तो R इज अ सेट ऑफ रियल नंबर, जिसको नंबर लाइन पे आप ड्रॉ कर पाएंगे। और R प्लस की उसने बात करी है तो अगेन सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, राइटिंग मेरी थोड़ी सी ऐसी कोऑपरेट करिएगा प्लीज। तो ये कुछ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स हैं, मतलब इसको इसी नोटेशन से, जैसे आपको कहीं लिखा आता है कि x लेस देन 5 है और x कंटेन्ड इन n है, ये कंटेन्ड इन मैं पहले आपको बता दूं क्या होता है। आई थिंक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, और जिन लोगों ने अभी तक, जिन बच्चों ने वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर करें ताकि और भी बच्चे इस चीज को देख पाए। बात हो रही है कंटेन्ड इन की, जो सिंबल होता है, जैसे सपोज करिए मैंने दिया कि x कंटेन्ड इन n, ये मैंने बोला था, अभी आप कहेंगे कि सर ये आपने बोला था, व्हाट इज दिस, ये होता है कंटेन्ड इन का साइन। कंटेन्ड इन इसका मतलब क्या है कि x जो है सारे का सारा नेचुरल नंबर है, यानी कि नेचुरल नंबर 1 2 3 4 जो भी होता है x इनमें से कोई एक नंबर हो सकता है, सारे भी हो सकते हैं। x कंटेन्ड इन n यानी कि x जो है इन्हीं में आ रहा है, इनसे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। जैसे आप कहेंगे थोड़ा सा और इलाबोरेट करें, मैंने लिखे सपोज करो दो नंबर्स लिए a एंड b और मैंने आपसे कहा कि a कंटेन्ड इन b, यानी अगर मैं a के कुछ एलिमेंट्स लेता हूं, सपोज करो 1 2 3 और b के कुछ एलिमेंट्स लेता हूं 1 2 3 4 एंड 5, राइट। तो मैंने कहा है a कंटेन्ड इन b, इसका मतलब क्या है कि a के जितने भी एलिमेंट्स हैं 1 2 3 क्या वो b में है 1 2 3, यस है भाई, a कंटेन्ड इन b यानी कि a के सारे एलिमेंट्स b में हैं, बिल्कुल है। पर क्या b कंटेन्ड इन a लिख सकते हो आप, ठीक है, b कंटेन्ड इन a लिख सकते हो आप, b के सारे एलिमेंट्स क्या a में हो सकते हैं, देखो 1 2 3 है बट 4 5 भी हैं, तो b के सारे एलिमेंट्स a में नहीं हो सकते इस कंडीशन में, तो b नॉट कंटेन्ड इन, नॉट कंटेन्ड इन का सिंबल ये होता है, बस e को जो था आपका कंटेन्ड इन को उसको काट दें आप, तो दैट इज नॉट कंटेन्ड इन। इसका मतलब क्या हो गया कि b के सारे एलिमेंट्स a में नहीं है, b डज नॉट कंटेन इन a, यानी b a में नहीं है, b के सारे एलिमेंट्स a में नहीं है। तो ये बात आपको समझ में आ गई कंटेन्ड इन और नॉट कंटेन्ड इन की। ओके मैं आगे बढ़ता हूं। मैंने अभी आपको बताया था जो सेट्स की बात चल रही थी, x लेस देन 5 हो और x कंटेन्ड इन n हो, ठीक है। तो x कंटेन्ड इन n लेस देन 5 जो नेचुरल नंबर्स होंगे 1 2 3 और 4, देखिए मैंने लेस देन 5 का, इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, बच्चे जब एक नंबर में क्वेश्चन आता है तो उसको गलती कर देते हैं, उसमें गलती क्या कर देते हैं बच्चे, मैंने कहा है लेस देन 5, तो लेस देन 5 में ये 4 नंबर ही आने वाले हैं। अगर मैं इसको ऐसे कहता कि लेस देन इक्वल टू 5 तो 1 2 3 4 और ये 5 भी आ जाता, क्योंकि वो लेस देन इक्वल टू का सिंबल है।
अभी मैंने कहा है लेस देन 5, तो लेस देन 5 में सारे 5 से कम वाले आएंगे, 5 वाला भी नहीं आएगा। तो ये जो है ये एक सेट हो गया x का, इस टाइम पे इसको सेटिस्फाई कर रहा है इस कंडीशन को। और अगर मैं बात करूं x लेस देन 5 तो x की वैल्यू ये हो जाएगी लेस देन इक्वल टू 5 में ये x सेट s हो जाएगा, राइट। थोड़ा सा और इसमें आगे बढ़ाते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि इंटेलिजेंट बच्चों की बात चल रही थी, तो उसमें मैं एक फिक्स क्राइटेरिया नहीं ले पा रहा था, तो उसको मैं एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं कह सकता, राइट। भाई मैं कह दूं कि मैच्योर पर्सन का एक आप बताइए कोई क्राइटेरिया होता है, तो देखिए कोई कोई बच्चा बहुत जल्दी मैच्योर हो जाता है, कोई कोई बच्चा बहुत बड़ा है तो भी मैच्योर नहीं होता, तो इसका भी कोई क्राइटेरिया नहीं है। भाई मैच्योरिटी को डिफाइन अगर आप करेंगे तो इसका भी कोई क्राइटेरिया नहीं है। भाई आप जितने भी बच्चे मेरी वीडियोस देख रहे हैं, बड़े जो भी आप देख रहे हैं, तो मैं कहूँ कि आप में से कितने बच्चे मैच्योर हैं, तो इसका कोई फिक्स क्राइटेरिया तो है नहीं। सरकार ने ये तो कह नहीं दिया कि 15 ईयर्स के बाद मैच्योर हो गए हैं आप। बहुत सारे बच्चे 15 ईयर्स के बाद बहुत बुरे जाते हैं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो समझ गए आप? ओके, तो इसका भी कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है। बस मैं ये कह सकता हूँ कि सेट ऑफ इवन नंबर्स, तो मैं बिल्कुल कह सकता हूँ कि भाई इवन नंबर्स का सेट कहा है तो इसमें 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन आएंगे, राइट। रिवर्स ऑफ इंडिया कहा है मैंने, तो रिवर्स ऑफ इंडिया में गंगा जमुना बृहस्पति कह रहा था मैं, सॉरी, गंगा जमुना और आपकी सरस्वती और ब्रह्मपुत्र तापी, मेरी जीएस बस यहीं तक थी, आगे आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो रिवर्स ऑफ इंडिया, अगर मैं कहूँ रिवर्स ऑफ वर्ल्ड तो उसमें तो वर्ल्ड में मैं तो यहीं इंडिया में हो गया, तो वर्ल्ड में आप जोड़ लेना नाइल, अमेज़न, मुझे तो इस दुनिया बस इतना ही पता है, इसके बाद तो पता नहीं मुझे। तो और भी हो सकती हैं, मतलब गंगा जमुना भी हो सकती है रिवर ऑफ द वर्ल्ड में, बट इसके बाहर अगर हम जाएँ तो नाइल, अमेज़न भी हो सकती हैं, और उसके बाहर आप लोग चले जाइएगा, क्योंकि मेरी तो नॉलेज बस यहीं तक थी, अमेज़न तक ही। तो रिवर ऑफ इंडिया की बात करूं तो उसमें सिर्फ रिवर ऑफ इंडिया ही लिखिएगा आप लोग, जितनी भी हैं, ठीक है। जैसे मैं थोड़ा सा लिखूं गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र, तो ये हो गई रिवर्स ऑफ इंडिया, एंड सो ऑन लिख दीजिएगा। और अगर मैं उसमें बात करूं रिवर ऑफ वर्ल्ड में, तो अमेज़न पहले बाहर वालों के लिख लेना, उनको थोड़ा सा अच्छा लग जाएगा कि हमारे देश की बात कर रहे हैं, एंड सो ऑन, गंगा जी भी लिख देना, तब नहीं तो आपके यहाँ वाले लोग भी उठ जाएंगे कि हमारे देश की बात नहीं करेंगे, ठीक है। भाई देखिए बात ये है कि वर्ल्ड की जो रिवर्स है उसमें इंडिया की भी रिवर्स आ रही है, और इंडिया में बट वर्ल्ड की नहीं आ रही, समझ गए आपकी, दूसरा वो वाला कंटेंट इन और नॉट कंटेंट इन वाला सिंबल है। तो ये वाली जितने भी रिवर्स है रिवर्स ऑफ इंडिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, रिवर्स ऑफ इंडिया है, और ये रिवर्स ऑफ वर्ल्ड तो पूरे वर्ल्ड की है, राइट। तो ये हो गया। एक और एग्जांपल मैं अगर आपको थोड़ा सा और डिफाइन करूं तो देखिए, इस बार जो 11th क्लास का टॉपिक चला है तो थोड़ा सा तो लेवल थोड़ा सा इसका रखना पड़ेगा हमें। एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन आई थिंक दे रखा है ये, और इसको कह रखा है कि क्या ये सेट्स हैं, क्या ये सेट है, कलेक्शन ऑफ सेट है। तो आप देखो ये जो दे रखी है, पहले तो आप लोग अब 11th क्लास में जैसे पढ़ रहे हैं तो आपको भी पता होगा कि भाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब मैं सॉल्व करूंगा आई विल गेट 2 रूट्स और 2 फैक्टर्स, राइट। सो इसको सॉल्व करने के बाद कुछ इस तरीके से रिजल्ट बनेगा आपका, x की वैल्यू 3 और x की वैल्यू 2, राइट। ये 2 फैक्टर्स हैं, तो यानी कि x कर्ली ब्रैकेट्स में 2 और 3, ये इसके सॉल्यूशन हो गए, यानी कि इसको मैंने इस सेट्स की फॉर्म में एक्सप्लेन कर दिया, यानी कि 2 and 3 आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। तो कुछ इस तरीके के भी क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और भी एक क्वेश्चन आई थिंक था एनसीईआरटी में, जहां पर उसने कुछ ऐसे दे रखा था 1/2, 2/3, 3/4 एंड सो ऑन, और सो ऑन तो नहीं था, आई थिंक कुछ था, जैसे सपोज करो मैं यहीं पर रोक दे रहा हूँ उसको, मुझे नहीं पता आगे क्या था। तो ये x है, तो मैंने इसको डिफाइन करा x, अभी मैं फिलहाल आप लोगों को समझाने के लिए इसको ऐसे ही लिख रहा हूँ, नहीं तो मैं थोड़ा सा और डिफाइन करता। यहाँ पर मैंने लिखा n अपॉन, देखिए नीचे वाली जो भी n है उससे एक ज्यादा है,
ये 1 थी तो ये 2 है, यानी कि अगर मैंने n 1 लिया तो यहाँ पर 1 + 1, यहाँ पर n मैंने 2 लिया तो यहाँ पर n + 1 3, यानी कि n ऊपर ले रहा हूँ तो नीचे n + 1 ले रहा हूँ, तो x की वैल्यू n/n + 1। ये मैंने एक वेल डिफाइंड कलेक्शन कर दिया इस सेट के रिगार्डिंग, यानी कि ऊपर n है तो नीचे n से एक ज्यादा है। यहाँ पर अगर सपोज करो 2 की जगह 3 होता और यहाँ पर फिर 2 की जगह 4 होता तो मैं उसको फिर उसी तरीके से डिफाइन कर देता n/n + 2, ऐसे आगे के भी चेंज हो जाते। ठीक है, तो अभी फिलहाल ये, और n की जो वैल्यू है यहाँ पर थोड़ा सा n के बारे में देखिए, n मैंने ये तो बता दिया कि n ऊपर तो नीचे n + 1, बट ये एक्चुअली में n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, तो n की वैल्यू मैंने 1 से ली है, क्योंकि 1 n की वैल्यू 1 और मैक्सिमम कहाँ है, लेस देन 4 या इक्वल टू 4 आएगी, 5 नहीं रहेगी, ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर मैं 5 रखता हूँ ऊपर तो 5 + 1 6 हो जाएगा, 6 मेरा इस सेट में नहीं है, तो मैं n 5 नहीं रखूंगा, 4 रख सकता हूँ। देखो आप चेक कर लो, n की जगह अगर मैं 4 रखूंगा तो 4 + 1 5 इस सेट में है, तो n की वैल्यू, ये लेस देन इक्वल का सिंबल लगाया है मैंने, ध्यान रखना, तो n = 1 ले रहा हूं मैं, इसका मतलब लेस देन 1 लिखता तो गड़बड़ हो जाती, 1 से कम तो मैंने लिया ही नहीं है, 1 भी लिया है, तो इसको मैंने लेस देन इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू 4। थोड़ा सा ये टिपिकल रहा होगा लास्ट वाला, इसको जब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे थोड़ा सा और मैं आपको डिफाइन करा दूंगा, बट फिलहाल जो सेट्स का कॉन्सेप्ट था वो हम लोगों ने ट्राई कर लिया है, टच कर लिया है उसको। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं सेट्स में, और देखिए सेट्स में 2 तरीके की रिप्रेजेंटेशन एनसीईआरटी ने आप लोगों को सिखाई है। ठीक है, मतलब 2 तरीके से फॉर्म है। पहली फॉर्म है रोस्टर फॉर्म, दूसरी फॉर्म है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, अब इनमें देखिए क्या क्या डिफरेंस है इसमें बेसिकली। देखिए अगर रोस्टर फॉर्म की बात करूं तो रोस्टर फॉर्म में आपको दिया होगा, जैसे सपोज करिए x इज अ कलेक्शन ऑफ वॉवल्स मैंने ले लिया, तो इसमें आपको खोल के दिखाना होगा कि वॉवल्स होते हैं तो जाहिर सी बात है ये चीज होने वाली है A-E-I-O-U। ठीक है, x इज अ कलेक्शन ऑफ वॉवल्स, तो रोस्टर फॉर्म में कोई भी चीज है उसको आपको खोल के दिखाना है। खोल के दिखाना है का मतलब जो भी उसने कहा है उसके सारे एलिमेंट्स आप लोगों को लिखने हैं। अगर यहाँ पर वो मेरे से कहता x इज अ कलेक्शन ऑफ कॉन्सोनेंट्स, तो मैं कॉन्सोनेंट्स को सबको खोल के दिखाता, सारे तो मैं अभी नहीं दिखा पाऊंगा, बट आप समझ जाएं BCDFGH एंड सो ऑन, मतलब ये AEIOU छोड़ देना और बाकी सारे एलिमेंट। ये कर्ली ब्रैकेट्स का थोड़ा सा ध्यान रखना, इन कर्ली ब्रैकेट्स को अगर आपने, ये इनके बहुत मीनिंग होते हैं, अभी हम आगे करेंगे ओपन ब्रैकेट्स कर्ली ब्रैकेट ये सब चीजें क्या होती हैं। तो जब आपने ये इस तरीके से सिंबल अगर रखा है तो बाद में ब्रैकेट क्लोज करना ना भूलें। ठीक है, तो रोस्टर फॉर्म कुछ इस तरीके का होता है। अभी इसके जब हम और एग्जांपल्स करेंगे तब आगे बताऊंगा। इसमें सेट बिल्डर फॉर्म, देखिए सेट बिल्डर फॉर्म इसका जस्ट रिवर्स, इसका रिवर्स, यानी कि रोस्टर फॉर्म में जब मेरे को कलेक्शन दे रखा था तो मैंने इसको खोल के लिख दिया था। अब इस सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होगा कि सेट बिल्डर फॉर्म में मुझे एलिमेंट्स दे रखे होंगे और मुझे उसकी एक फिक्स मतलब डेफिनेशन में उसको डिफाइन करना है। सेट बिल्डर का मतलब नाम ही है सेट बिल्डर, यानी कि ये उसको सेट करके बताओ कि किस सेट में फिक्स हो रहा है। ठीक है, तो ये है, तो मैं इसमें सपोज करो अगर मैंने कोई A लिया है तो A such that x is a vowel, A equal to, ये मैंने ब्रैकेट लगा दिया, और x such that x is a collection of vowel। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से डिफाइन करा हुआ है मैंने। तो सेट बिल्डर में बहुत सारे आ सकते हैं, पर आपको उसको डिफाइन करके बताना पड़ेगा। जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिया था आपका 1/2, 2/3, ये भी आपका आपने जो डिफाइन करा था कि x such that x is equals to n/n + 1, ये भी तो मैंने डिफाइन ही करा था, ये भी तो मैंने खुद बिल्ड करा था कि भाई इससे मैंने कॉन्सेप्ट बिल्ड कर दिया था ये वाला। तो सेट बिल्डर फॉर्म में आपको जो एलिमेंट्स दे रखे होंगे उनको आपको बनाना है कि मैं इसको
भाई ये कोई भी देखिए क्या पढ़ेगा, कोई भी इसको ये पढ़ेगा, पहले जो आंसर होगा मतलब जो समझने की कोशिश आप 11th क्लास के स्टूडेंट्स या जो भी आप देख रहे हैं इसको, उसमें जैसे सपोज करो कहीं पर लिखा है यही वाली बात कर लूं x = n/n+1, तो कोई भी बच्चा जब इसको देखेगा तो उसको समझ में ये आएगा कि भाई ऊपर n है नीचे n+1 है, यानी कि कुछ भी ऐसा है, ऊपर 2 है तो नीचे 3 है, ऊपर 4 है तो नीचे 5 है, कुछ इस तरीके का कलेक्शन है। तो सेट बिल्डर फॉर्म यही होती है कि उस फॉर्म को देख के हम उसके आंसर को गेस कर पाए, राइट। ये जो भी आंसर थे, जो भी एलिमेंट्स थे, आपने इससे एज अ क्वेश्चन बनाया एक तरीके से कि इसका क्वेश्चन ये बन सकता है। सेट बिल्डर या नाम ही उसको बिल्ड करने की फॉर्म में आ रहा है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। देखिए रोस्टर फॉर्म में एक चीज और ध्यान रखिएगा, रोस्टर फॉर्म में जैसे सपोज करो मैंने वॉवल्स लिए थे ए ई आई ओ यू, तो इनको मैं देखिए वॉवल्स हैं तो मैं इनको आगे पीछे भी लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ए ई आई ओ यू को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आप और भी किसी वे में अरेंज करना चाहें तो इसको आप अरेंज कर सकते हैं, यानी कि रोस्टर फॉर्म में जो एलिमेंट्स हैं आपके उनकी पोजीशन में चेंजिंग हो सकती है, दे में बी इंटरचेंज, इसका ध्यान रखिएगा आप लोग। मैं थोड़ा सा पानी पी लूं, प्यास कर लिया। ठीक है, ओके। और इसमें कुछ रह तो नहीं गया रोस्टर फॉर्म में। अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा कि रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट्स जो है अगर आपने एक बार ले लिए हैं, अगर आपने एलिमेंट्स एक बार ले लिए हैं जैसे प्रिंसिपल की बात करूं, प्रिंसिपल पी आर, इसको पहले आप कलेक्टिवली लिख लें, PRINCIPAL, ठीक है। तो इसको अगर मैं डिफाइन करूं मतलब तो PRINCI ऑलरेडी मैं लिख चुका हूं तो मैं दोबारा नहीं लिखने वाला, P मैं एक बार लिख चुका हूं तो दोबारा नहीं लिखने वाला, ठीक है। तो प्रिंसिपल को मैंने अगर रोस्टर फॉर्म में लिखा तो कुछ मैं इस तरीके से एलिमेंट्स लिखूंगा, इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको तोड़ तोड़ के लिख दिया। तो रोस्टर फॉर्म में जो एलिमेंट्स होते हैं दे डू नॉट रिपीट, ध्यान रखिएगा इसमें। जो सेट बिल्डर फॉर्म में रोस्टर फॉर्म में जो एलिमेंट्स होते हैं वो रिपीट नहीं होते हैं। तो आज हम लोगों ने जो सेट्स का ये कॉन्सेप्ट समझा है, मैं इस वीडियो को फिलहाल यहीं पर रोक रहा हूँ, ज़्यादा लंबी नहीं खींचूंगा, अदरवाइज आप लोग बोर हो जाएंगे। बट अभी मेरे को लग रहा है कि तो बस स्टार्टिंग करिए, बहुत अच्छा हम लोग इसमें करेंगे आगे, क्योंकि अभी तो जस्ट इंट्रो दिया है कि सेट्स होते क्या हैं। जब इसके क्वेश्चंस करेंगे तो दे विल बी मच मोर इंटरेस्टिंग देन दिस, तो वो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होंगे। तो मैं आप लोगों से बस एक यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक एंड शेयर अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और जो बच्चे नए हैं वो मेरे चैनल मैथ्स पैराडॉक्स बाय एनवी को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे की नोटिफिकेशंस भी आप लोगों के पास आती रहें। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।